Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I Almas Pechuho. Today we will discuss about enzymes, characteristics of enzyme, metabolism and types of metabolism. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है चेंज. और मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है इब्ने नफीस. क्या नाम है? इब्ने नफीस. ये आप याद कर लें एमसीक्यूज के लिए. इब्ने नफीस ने कहा कि हमारी बॉडी और बॉडी पार्ट्स में कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं. उन चेंजेस को उन्होंने नाम दिया मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अगर हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन की बात करें, A set of chemical reaction occur in living organism. मेटाबॉलिज्म क्या है? एक सेट है किसका? केमिकल रिएक्शंस का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, एक मजमुआ है केमिकल रिएक्शंस का जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते रहते हैं. क्यों होते हैं? किस लिए होते हैं? क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ. केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वो हमारी लाइफ को मेंटेन करें, बैलेंस करें. केमिकल रिएक्शन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अच्छा, अगर हम एग्जांपल देखें केमिकल रिएक्शन से जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं, वो कौन से होते हैं? ग्रोथ का प्रोसेस हो गया. ग्रोथ का प्रोसेस जब होता है तो काफ़ी सारी चेंजेस हमारी बॉडीज़ में आती हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें हम, डाइजेशन, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते रहते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आती रहती हैं. ठीक है, अच्छा जी, अगर हम मेटाबॉलिज्म की टाइप्स की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से. क्या होता है? सिंथेसिस होती है. किसकी सिंथेसिस होती है? लार्जर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम स्मॉलर वंस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. और इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, और इसका एग्जांपल जो है वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं लाइट एनर्जी की हेल्प से और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, जो कि एक 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी की हेल्प के साथ आपस में कंबाइन हो रहे हैं. यहाँ पर किस टाइप की एनर्जी यूज हो रही है? लाइट एनर्जी. ठीक है, मैंने बताया आपको कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी इस प्रोसेस को मिल रही है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, वो कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर रही होती है ग्लूकोज में. और ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का. अब हम दूसरा टाइप देखते हैं मेटाबॉलिज्म का. अच्छा जी, तो मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा टाइप है वो है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की स्मॉलर वंस में. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होते हैं, टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, और इस प्रोसेस में जब ब्रेकडाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जांपल, जब ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स
में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और उसके साथ इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इसका एग्जांपल में हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ ही साथ इसके एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, आप लोगों ने कैटलिस्ट तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शंस में ऐड किया जाता है ताकि वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे और वो रिएक्शन जल्दी जल्दी परफॉर्म हो। ठीक है, पर हम यहाँ पर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एंजाइम में किस तरह का कैटलिस्ट होता है, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम कर रहा होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं उनमें हम बायोकैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बायोकैटलिस्ट नेसेसरी है केमिकल रिएक्शंस के लिए, क्या कोई भी रिएक्शन बायोकैटलिस्ट के बगैर नहीं होता। बायोकैटलिस्ट या कैटलिस्ट के बगैर भी रिएक्शन पॉसिबल है, पर वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट या बायोकैटलिस्ट ऐड करते हैं वो उस रिएक्शन की स्पीड मिलियंस टाइम इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम बायोकैटलिस्ट को रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो रिएक्शन हमारा जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है जी, हमने कहा एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट का काम क्या होता है, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने लिखा है विदाउट बीइंग अनचेंज। अब इसका क्या मतलब है, विदाउट बीइंग अनचेंज का मतलब है कि जब हम एंजाइम्स को केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करता है, पर उस स्पीड अप करने से वो प्रोडक्ट बन जाता है जल्दी, पर उस रिएक्शन में एंजाइम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है जी, ये थी एंजाइम की डेफिनेशन कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग अनचेंज। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो और टर्म्स लिखे हैं जो अब मैं आपको स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ एंजाइम का वर्क समझाऊंगी तो आपको वहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक तो है हमारे पास सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या है, अ मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम वर्क। सबस्ट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है, आप एंजाइम के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड होता है और उस पर एंजाइम अपना काम करती हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट आप देखेंगे एंजाइम के फंक्शन में कि सबस्ट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पे एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा टर्म मैंने लिखा है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, द रीजन वेयर सबस्ट्रेट बाइंड। एक्टिव साइट एक ऐसा पार्ट होता है एंजाइम का जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम अपना काम करती है। और एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट एंजाइम में ही एक जगह होती है
जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर वो अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है, अब हम एंजाइम्स के फंक्शन को देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ कि कैसे वो अपना काम करते हैं। ठीक है जी, अब हम एंजाइम्स को देखते हैं, एंजाइम कैसे अपना काम परफॉर्म करती है स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा जी, डायग्राम के साथ अब हम एंजाइम के फंक्शन को देखते हैं। ये हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम्स के डिफरेंट शेप होते हैं। ये हमारे पास एंजाइम है और एंजाइम के अगर आप यहाँ पर देखें तो सेंटर पे मैंने एक एरो बनाया है, वहाँ पर लिखा है मैंने एक्टिव साइट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था नीचे डेफिनेशन में कि एक्टिव साइट एंजाइम में ही एक जगह होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम काम करती है यहाँ पर आकर बाइंड होगा। ठीक है, अच्छा जी, और उसके अलावा एक्टिव साइट के साथ ही साथ यहाँ पर एक और साइट होती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है जी, बाइंडिंग साइट क्या है? बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिव साइट के ही नज़दीक एक और साइट होती है जो सबस्ट्रेट को होल्ड करती है, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट में होल्ड कर कर रखती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है जी, दूसरे डायग्राम को अगर आप देखें तो ये है हमारी एंजाइम और यहाँ पर ये है और ये रहा सबस्ट्रेट। मैंने आपको कहा था सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम एक्ट करती है, काम करती है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट है। जिस तरह का हमारे पास एंजाइम होगा उसी तरह, और एंजाइम में जिस तरीके की हमारे पास एंजाइम होगा, जैसे उसकी एक्टिव साइट होगी उसी तरह का उसका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ताकि वो उसके साथ बाइंड हो और प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो ये हमारे पास एंजाइम है और उसका सबस्ट्रेट है। ठीक है जी, और हम देखेंगे कि यहाँ पर आकर एंजाइम जो है, यहाँ पर आकर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है और क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जब पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से रिलीज हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर, और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। पर एंजाइम सेम टू सेम आपको केमिकल रिएक्शन में वही नज़र आएगी। ठीक है, देखें आप, प्रोडक्ट बन गया हमारा, रिलीज हो जाएगा एंजाइम से, बट एंजाइम वैसी की वैसी, एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं आया। एंजाइम की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बट विदाउट बीइंग अनचेंज। अब आपको समझ में आएगा विदाउट बीइंग अनचेंज का मतलब क्या है। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर रिलीज हो जाता है, एंजाइम सेम टू सेम वैसा ही रहता है। एंजाइम पर केमिकल रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से एंजाइम अपना काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के जितने भी कैरेक्टर होते हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंजाइम का कैरेक्टर है वो है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर का क्या मतलब होता है? जो भी सारे के सारे हमारे पास एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, सिवाय एक एंजाइम के जो है राइबोजाइम, वो आरएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, जो भी एंजाइम होते हैं सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मतलब प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। और प्रोटीन किस चीज़ से बनती है? अमाइनो एसिड। ठीक है, जब अमाइनो एसिड के स्मॉलर यूनिट आपस में बाइंड होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन से क्या बनती हैं? एंजाइम्स। ठीक है, और कौन सी प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाती हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
वो कौन सी प्रोटीन है जो एंजाइम बनाती है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, एक होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरी होती हैं फिब्रस प्रोटीन। जो फिब्रस प्रोटीन होती हैं वो फाइबर नुमा होती हैं, जैसे कि कैरेटिन हमारे हेयर में होती हैं और जो मसल्स में होती हैं। फिब्रस प्रोटीन वो होती हैं जो फाइबर की तरह होती हैं, धागे नुमा होती हैं। ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो गोल होती है, स्पेरिकल उनका शेप होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का। अच्छा, अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम एंजाइम को ऐड कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में जो हमारे पास एंड में प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट पर एंजाइम का कोई अफेक्ट नहीं होता। आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हमने एंजाइम के फंक्शन को डिस्क्राइब किया डायग्राम के साथ। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो रिलीज हो जाता है और एंजाइम सेम टू सेम ही रहती हैं। ठीक है, एंजाइम का प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता और एंजाइम खुद भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या केमिकल रिएक्शन में हम एंजाइम को ऐड करते हैं उससे प्रोडक्ट की नेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड कैरेक्टर है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में। मतलब जो भी एंजाइम होते हैं हर एक एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। सारे एंजाइम एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो एंजाइम होंगी वो डाइजेशन का काम करेंगी। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो एंजाइम होंगी वो रेस्पिरेशन के लिए ही काम करेंगी। तो एंजाइम स्पेसिफिक होती हैं, मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होती हैं जो उस रिएक्शन में काम करती हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास पॉइंट है एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। मतलब जब भी पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी पर भी अफेक्ट होता है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये अलग ही टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे काम करती है और हमने अभी पढ़ा था सबस्ट्रेट क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम काम करती है और आखिर में हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने लिखा है हैव एक्टिव साइट। जो एंजाइम होती है, एंजाइम में एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म के टाइप्स, उसके अलावा हमने पढ़ा एंजाइम्स और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थैंक यू।